हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 24 अगस्त थर्सडे जो आर्टिकल आए हैं वो है द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों के। टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे आज आर्टिकल कम है क्योंकि सारे न्यूज़पेपर में मून के बारे में ही आया हुआ है और हम लोगों ने सारी चीज़ें पहले कवर कर चुके हैं। जो नई चीज़ें आज कवर कर ली जाएगी। पहला आर्टिकल जिसको हम डिस्कस करेंगे ऑन द मून ओवर द मून। ये आर्टिकल हम GS4 के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे, एथिक्स के पर्सपेक्टिव से। जनरली GS3 के लिए सब लोग डिस्कस कर रहे हैं लेकिन अपन GS4 के लिए करेंगे। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के लिए अलग से हम बात करेंगे। आप इसको डायरेक्टली एथिक्स 4 में यूज़ कर सकते हैं एग्जाम्पल की तरह, और आप डायरेक्टली लिख सकते हैं आंसर अगर आपको पूछा जाएगा आपके आइडियल कौन है। एथिक्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है कि जो साड़ी पहनी है वहाँ महिलाओं ने, साइंटिस्ट ने, वो ट्रेडिशन शो कर रही है। मुझे लगता है कि अगर रितु कढ़ियाल जो कि रॉकेट वुमेन है, अगर वो टॉप और जीन्स भी पहनती तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्टिल वुमेन एम्पावरमेंट ही होता। आपका क्या कहना है, आप बता सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है यूके इंडिया रिलेशनशिप इज़ अलाइव विथ अपॉर्चुनिटी। यूके इंडिया रिलेशनशिप थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, आर्टिकल में काफ़ी कम है। और थर्ड आर्टिकल है इम्प्लीमेंटिंग अ कार सेफ्टी ऑन द मून ओवर द मून। द हिंदू में ये आर्टिकल आया हुआ है और GS3 के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बार मेंस में नहीं आएगा, अगले बार मेंस में आपको 100% दिखेगा, याद करके चले जाना। 100% मतलब 100% आएगा ही आएगा। प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में अगले साल बिल्कुल ये क्वेश्चन नहीं आएगा, 100% इसके भी चांसेस हैं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इतना हॉट टॉपिक है, पूछेंगे नहीं, सब तो पढ़ के चले जाओगे। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या पे आ सकता है, जो दूसरे लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन हो रहे हैं जो हमने कल डिस्कस किए थे 3 क्वेश्चन, वो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आ सकता है उनके ऊपर सवाल। और क्या आ सकता है, जो ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल लूनर एक्लिप्स के बारे में आ सकता है। जहाँ जहाँ मून दिख रहा है ना ज्योग्राफी सब्जेक्ट में, पूरा पढ़ लो, उससे इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। और GS4 में जो इस बार का मेंस है उसमें आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, नेक्स्ट वाले मेंस में बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल की तरह बात करूँ तो कुछ वैल्यूज़ यूज़ हो सकती है, परसिवेरेंस वैल्यू हो गई, ठीक है। उसके बाद डेडिकेशन टुवर्ड्स पब्लिक सर्विस हो गया। रितु कढ़ियाल श्रीवास्तव के बारे में बात करेंगे तो ये सब एथिक्स में आप जो है यूज़ कर सकते हैं। तो GS4 के लिए जो आपको हार्डली किसी ने बताया होगा, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको GS4 में भी यूज़ हो सकती है। आर्टिकल की बात करेंगे अब। इंडिया फाइनली शाम को 6 बजे सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सक्सेसफुल रहा और इस बार जो है पूरा कॉन्फिडेंस था इसरो को। ऑलमोस्ट 21 जो है ऐसे इक्विपमेंट लगाए गए थे कि अगर एक काम नहीं करेगा तो दूसरा काम करेगा और दूसरा नहीं करेगा तो तीसरा करेगा। इतने ज़्यादा इक्विपमेंट लगाए थे, इतना जो है तैयारी की गई थी, फेलियर प्रूफ तैयारी थी कि कोई चांस ही नहीं है कि फेल किया जाए, इस बार फेल हो जाए चंद्रयान 3। इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था इसरो को भी और उनकी तैयारियां भी इतनी ज़्यादा थी। तो आप लोगों के लिए भी ये मोटिवेशन है, इतनी अच्छी तैयारी करो कि कुछ भी हो जाए आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई रहें, ठीक है। 100% तो कभी होता ही नहीं है लेकिन फिर भी मैक्सिमम चांसेस हो, इतनी अच्छी तैयारी करो आप लोग भी, ठीक है। तो फिर इसके बाद बात करेंगे, इंडिया 4th नेशन बन गया है जो लैंडिंग कराने में सफल रहा है। और 3 कौन कौन से हैं, US, चाइना और रशिया या फिर USSR बोल सकते हैं। और पहला ऐसा नेशन बन गया है जो कहाँ पर लैंडिंग कराया है, साउथ पोल में, ठीक है। फर्स्ट ऐसा नेशन बन गया है और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्री में आ सकता है 1-2 साल बाद, अगले साल तो मुश्किल है। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसरो ने क्या क्या अचीव किया है इस मिशन से, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, बेसिकली इसके पहले लैंडिंग नहीं कराई थी तो हमें ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो इस बार हमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो गया, हमने लैंडिंग कराया, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए अचीवमेंट है, ठीक है। उसके बाद कॉन्फिडेंस टू गो ओवर मून लाइक मार्स एटसेट्रा। अब हम मार्स में भी जो है लैंडिंग करवा सकते हैं, अपने रोवर भेज सकते हैं जैसे कि नासा ने भेज रखा है। उसके बाद इंडिया का जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी हाई है, 50%। 2 ही बार तो भेजा था, पिछले बार क्रैश हुआ, इस बार सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद लो कॉस्ट मिशन, इंडिया की क्या है स्पेशलिटी है, जितने में इंटरस्टेलर बनती है मूवी उतने में हमारा एक मिशन भेज देते हैं हम लोग लॉन्च करके, और ऑर्बिटर में जो है मस्त सेटेलाइट चल भी रहे हैं अपने, ठीक है। उसके बाद इंडिया जो वर्ल्ड के सामने इंडिया की क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऑलमोस्ट इंडिया क्या बन गया है, लीडर बन गया है स्पेस एक्सप्लोरेशन सेक्टर में, स्पेस टेक्नोलॉजी में। इतना ज़्यादा जो है इस मिशन से हमें फ़ायदा हुआ है, ठीक है। जो हमें अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव थे वो तो आप लोगों को पता ही है कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। वो तो मतलब अब उसका रिजल्ट आएगा तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस मिशन से इंडिया को कितना फ़ायदा हुआ है इसके बारे में डिस्कस करते हैं अपन। और क्या हुआ है, इंडिया को क्या करने की ज़रूरत है। द सक्सेस ऑफ द चंद्रयान 3 गिव्स इसरो द कॉन्फिडेंस टू ग्रेजुएट टू द नेक्स्ट स्टेप, सैटेलाइट पावर्ड बाय इलेक्ट्रिक मोटर्स, क्वांटम कम्युनिकेशन, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स,
प्लानिटरी हैबिटेशन, इंटरप्लानिटरी कम्युनिकेशन, टू नेम अ फ्यू। अब इसरो को काय में फोकस करने की ज़रूरत है? बाकी चीज़ों में, जैसे कि सैटेलाइट पावर्ड बाय इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर से पावर होनी चाहिए। अपने यहाँ अभी जो है वो सोलर फ्यूल से, सोलर पैनल से हो रही है, ठीक है। और इसलिए ये मिशन भी 14 दिनों का है। लूना 1 साल का था, इसलिए था क्योंकि वो इलेक्ट्रिक मोटर से पावर हो रहा था। समझ में आया क्या? तो हमें क्या करने की ज़रूरत है? नेक्स्ट स्टेप, इलेक्ट्रिक मोटर से हमारी जो सैटेलाइट हो पावर हो। क्वांटम कम्युनिकेशन का जो है हम उसमें महारत हासिल करना चाहते हैं। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, अगला गगनयान, ठीक है, उस पर फोकस है ही। उसके अलावा अब मून से बियॉन्ड जाने की ज़रूरत है। आदित्य सन का एक नाम भी है, ठीक है। तो आदित्य मिशन बेसिकली सन मिशन, सोलर मिशन है। उसके अलावा इंटरप्लानेटरी कम्युनिकेशन और रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, ठीक है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल इंडिया ने काफ़ी कुछ मतलब टेस्टिंग कर चुका है, काफ़ी एकदम ज़्यादा नियर स्टेज पे है इसको सक्सेसफुली हासिल करने के। तो बहुत सारी चीज़ें हम कर चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है। लेकिन इसरो का जो मेन फोकस है वो कहाँ रहता है ज़्यादातर? इसरो जनरली बिजी काय में रहता है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स में, ठीक है, नेविगेशनल सैटेलाइट में। उसके अलावा क्या करने में? डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाली चीज़। तो ये सब सारी चीज़ें, टेली कम्युनिकेशन चीज़ें, ये सब सारी चीज़ों से फोकस हटा के जो है यूनिवर्स के बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिए, है ना, एक एस्ट्रोसैट को छोड़ दिया जाए तो सारे मिशन जो है इन्हीं सारी चीज़ों पे फोकस है। और ये कमर्शियल वैल्यू वाली चीज़ें हैं। अब इसरो को मेन फोकस काय में लगाने की ज़रूरत है? एस्ट्रोसैट जैसे मिशन में, मून जैसे मिशन में, यूनिवर्स के बारे में जानकारी इकट्ठी करने में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और ये सारे मिशन की जिम्मेदारी किसको देने की ज़रूरत है? प्राइवेट सेक्टर को। ये प्राइवेट सेक्टर अगर ये सब जिम्मेदारी उठाएंगे, और उसके लिए हमें प्राइवेट सेक्टर को डेवलप करना पड़ेगा और एक अच्छा सी जो रेगुलेशन पॉलिसी है उसकी आवश्यकता है, ताकि प्राइवेट सेक्टर को एंट्री आसानी से मिल पाए, लेवल प्लेइंग फील्ड बन पाए, ठीक है। अभी रिसेंटली हम लोग ने जो है स्पेस सेक्टर में भी क्या कर दिए हैं? खोल दिया है प्राइवेट सेक्टर के लिए, ठीक है। रिसेंटली 2020 में जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज था उसमें हमने प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया है। और बहुत सारे सेक्टर जो है डेवलप भी, बहुत सारे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट जो कंपनियां हैं, वो बहुत सारे मिशंस शुरू भी कर चुकी है। और हम चाहते हैं कि वो सब, ये जो छोटे छोटे चीज़ें हैं उसको फोकस कौन करे? प्राइवेट सेक्टर ही फोकस करे। और इसरो का मेन जो है फोकस काय में हो? ये बड़े बड़ी चीज़ों में मेन फोकस रहे। ये हमारा आर्टिकल था, बेसिकली यही मेन चीज़ थी। Private sector contribution to many of these aspects will be crucial, especially to accelerate innovation and open new vista in which this renewed vector of human enterprise can contribute to Indian development. India is over the moon. From now on, ISRO will have a chance to lead from the front. ठीक है, तो ये हमारा मेन आर्टिकल था। अब हम बात करेंगे एथिक्स से रिलेटेड चीज़ों की, ठीक है। तो ये आर्टिकल तो उतना कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं था, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो है रितु कड़िहाल श्रीवास्तव के बारे में, ठीक है। आप इसरो की जो ये साइंटिस्ट हैं, सीनियर साइंटिस्ट, इनको डायरेक्टली आप कोट कर सकते हैं अपने एग्जांपल्स में। और आपको लीडरशिप के बारे में भी अगर आता है तो आप लिख सकते हैं, अपने रोल मॉडल के बारे में आता है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। स्टेम के फील्ड में इन्होंने काम किया है, मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी, मैथ्स वाले फील्ड में, और बहुत कम वुमेन होती हैं जो स्टेम फील्ड में काम करती हैं। तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी वाले फील्ड की हैं, तो आप बिल्कुल उसमें लिख सकते हैं कि ये क्या बन सकती हैं? लोगों के लिए मोटिवेशन बन सकती हैं, लोगों के लिए लीडर बन सकती हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसको GS4 में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। सीनियर साइंटिस्ट हैं ये इसरो में। लखनऊ यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया। उसके बाद शी सर्व्ड एज अ डेप्यूटी ऑपरेशन डायरेक्टर ऑफ मंगल मिशन। तो मंगल मिशन की क्या थी? ये डेप्यूटी डायरेक्टर थी। एंड वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्राफ्ट ऑनवर्ड ऑटोनोमस सिस्टम फॉर इंडिया मंगलयान मास ऑर्बिटर मिशन। शी वॉज ऑल्सो द मिशन डायरेक्टर फॉर चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 में थी ये मिशन डायरेक्टर, ठीक है। और उसके बाद जो बाउंस बैक किया है इन्होंने चंद्रयान 3 में, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया, ये टाइटल दिया जाता है रितु कड़िहाल को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ हर शेयर डिटर्मिनेशन, सक्सेसफुल लीडरशिप फॉर मिशन मंगलयान एंड अदर, शी फॉट ऑल आउट टू मेक हर प्लेस इन द सो कॉल्ड वर्ल्ड ऑफ मैन। हर डेडिकेशन टू हर ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन इज़ एन इंस्पिरेशन टू द मिलियन ऑफ वुमेन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल की लाइंस हैं, इसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, रट्टा मार सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप क्या क्या वैल्यूज़ दिखा रहा है ये, ठीक है। ये लेडी दिखा रही हैं कि 2019 में जो है क्रैश हो गया था, उसके बाद फिर लगातार एफर्ट लगाते रहीं। जैसे आप फेल हो जाते हैं उसके बाद भी आप लगातार मेहनत करते रहते हैं, तो परसिवरेंस शो कर रहा है ये, कंटिन्यू एफर्ट टू डू एंड अचीव समथिंग। और उसके अलावा क्या शो कर रहा है?
आप वैल्यूज़ में भी डाल सकते हैं ये सब एग्जांपल। उसके अलावा आप डेडिकेशन टुवर्ड्स पब्लिक सर्विस, इतना मोटिवेशन कहाँ से मिला, परसिवरेंस, है ना, आपको एफर्ट लगाने की ताकत कहाँ से आई, मोटिवेशन था। क्या मोटिवेशन था कि पब्लिक सर्विस, पब्लिक के लिए कुछ करना है, ये सक्सेसफुल है ना, ये खुद के लिए थोड़ी है ये चंद्रयान, है ना, उनके खुद के पर्सनल उस अचीवमेंट के लिए नहीं कर रही कि चलो मेरे पोर्टफोलियो में एक चंद्रयान भी कंप्लीट हो गया, नहीं, ये तो पब्लिक सर्विस के लिए ही किया जा रहा है। समझ में आया क्या? तो ये GS4 के पर्सपेक्टिव से हो गया। अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वाई आर द नेशंस रेसिंग टू मून हैविली क्रेटर्ड साउथ पोल, आखिर सब के सब साउथ पोल में ही जाना क्यों चाह रहे हैं? ठीक है, तो साउथ पोल और इतना ट्रिकी क्यों है? साउथ पोल बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, आसान नहीं है वहाँ लैंडिंग। इक्वेटोरियल रीजन में जनरली लैंडिंग की गई थी, जो कि इक्वेटोरियल रीजन में इतने ज़्यादा क्रेटर्स नहीं हैं, ठीक है, और माउंटेन्स नहीं हैं, तो वहाँ पर लैंडिंग आसान है क्योंकि प्लेन एरिया है। लेकिन the South Pole, far from the equatorial region targeted by previous mission including the crewed Apollo landing, is full of crater and deep trenches। बेसिकली साउथ पोल में क्या है, क्रेटर है, डीप ट्रेंचेस हैं। जो इक्वेटोरियल मिशंस थे वहाँ पर प्लेन एरिया था और वहाँ लैंडिंग करना आसान था, तो यहाँ पर इतना आसान नहीं है। रशिया का फेल हो चुका है, इंडिया का भी एक बार फेल हो चुका है। वाई वाटर ऑन द मून इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, साउथ पोल में ऐसे चांसेस हैं कि आइस वाटर हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इस एरिया में सनलाइट नहीं आती है, स्कार्सिटी ऑफ सनलाइट, हार्डली ऐसी जगह है जहाँ पर सनलाइट कभी पहुँची नहीं है, तो माना जा रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, आइस वाटर होने की संभावना है। और बेसिकली अगर पानी है तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है तो लाइफ है, ये सब सारे एस्पेक्ट अपने को साउथ पोल में मिल सकते हैं। उसके अलावा इफ़ द आइस एग्जिस्ट इन द सफिशिएंट क्वांटिटीज़ इट कुड बी अ सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर मून एक्सप्लोरेशन, ठीक है, तो मून एक्सप्लोरेशन के लिए ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स बन सकता है, अपन वहाँ जा सकते हैं, बच सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? मून में जाएंगे, मून में पानी मिल जाएगा तो कोई यहाँ से लेके नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है, जैसे मोदी जी बोल रहे हैं चंदा मामा दूर के, अब क्या हो गए हैं चंदा मामा टूर के। तो बेसिकली जो हनी मून है, अब रियल में हनी को अपने मून में लेके जा सकते हैं आप लोग, बहुत समय वो दूर नहीं है। इसको जो है किसने मटेरियलाइज कर दिया है? इसरो वालों ने, हनीमून इस शब्द को। समझ में आया क्या? उसके अलावा कुड हेल्प कूल इक्विपमेंट, है ना, तो जो पानी है उससे इक्विपमेंट ठंडे किए जा सकते हैं। इट कुड ऑल्सो भी ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन फॉर फ्यूल, है ना, फ्यूल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ऑक्सीजन टू ब्रीथ, सपोर्टिंग मिशन टू मार्स एंड लूनर माइनिंग। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बेसिकली साउथ पोल का, वो है वाटर आइस, इसलिए ही सब लोग का इंटरेस्ट यहाँ जागा हुआ है। दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हैं क्योंकि ये फैक्ट बहुत समय से पता है। इस बार के मेंस में भी आ सकता है, ठीक है, अगले साल प्री में भी इस तरह का क्वेश्चन दिख सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन चंद्रयान का तो आएगा ही नहीं, इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखेंगे। समझ में आया क्या? ये हमारा फर्स्ट आर्टिकल था। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है द UK इंडिया रिलेशनशिप इज़ अलाइव विद अपॉर्चुनिटी। द हिंदू में आर्टिकल आया हुआ है, GS2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बायलेटरल इतने आते नहीं हैं लेकिन एक आध क्वेश्चन आ सकता है, और क्यों नहीं UK के बारे में, इंडिया के बारे में रिलेशन आ सकता है। उसके अलावा प्रीलिम्स में अलाइव विद अपॉर्चुनिटी एक कैंपेन चालू किया है UK ने, जो इंडिया के बॉन्ड को बता रहा है कि कितना स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आपको ये वर्ड दिखाई दे अलाइव विद अपॉर्चुनिटी कैंपेन किसने शुरू किया है, तो आप सीधे सीधे UK आंसर मार देंगे। इंडिया UK के बीच के रिलेशन की बात की जा रही है, आप लिख भी सकते हैं इसको। इसके अलावा प्रीलिम्स में इसमें और कुछ भी नहीं आएगा। अब UK इंडिया के रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। ये आर्टिकल बेसिकली UK के पर्सपेक्टिव से लिखा है। तो क्या लिखा हुआ है, एक तो ट्रेड कितना हो चुका है, 36 बिलियन यूरो दोनों के बीच में 2022 में। इसको क्या करना चाहता है UK, डबल करना चाहता है 2030 तक, ये उनका टारगेट है। उसके अलावा UK क्या देखता है इंडिया को, एज अ मार्केट फॉर देयर प्रोडक्ट्स, बिल्कुल देखता है, पूरी दुनिया देखती है। उनका ये मानना है कि 2050 तक के जो मिडिल क्लास का प्रपोर्शन हो जाएगा वो 25% हो जाएगा इंडिया की पॉपुलेशन में, और 25% हो जाएगा तो इंडिया की जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी डिमांड इंडिया की? क्योंकि परचेसिंग पावर जो है वो भी लोगों की बढ़ेगी। जैसे जैसे मिडिल क्लास में आएंगे वो तो उनकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी, और परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो जो भी डिमांड वो करेंगे वो फुलफ़िल कौन करना चाहता है? UK करना चाहता है, पूरी दुनिया वाले करना चाहते हैं। और इसलिए इंडिया इतना रिसेंटली इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि इंडिया में अनटैप्ड पोटेंशियल बहुत है। बिल्कुल नहीं चाहता दुनिया का कोई कंट्री नहीं चाहती कि इंडिया गरीब रहे। क्यों? क्योंकि अगर वो गरीब नहीं रहेंगे तो सारा का सारा पैसा जो है, जो भी परचेसिंग पावर बढ़ेगा वो सारे प्रोडक्ट खरीदेंगे किसके? डेवलप्ड कंट्रीज़ के। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इंडिया गरीब रहे। अमेज़ॉन आया यहाँ पर, ऐसे कई सारे आईफोन आने लगा है क्योंकि परचेसिंग पावर बढ़ रही है। और ये सब सारे लग्जरी आइटम कौन प्रोड्यूस कर रहा है? US UK, इन्हीं तरह की जो कंट्रीज़ हैं वो। तो मार्केट की तरह देखते हैं अपने को, 36 बिलियन अपना ट्रेड है। UK में अगर देखा जाए तो इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है। मतलब इंडिया जो है जनरली बहुत ज़्यादा
क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएट करता है। इसमें फिगर दिया हुआ है, आपके लिए ज़रूरत नहीं है उसकी। और यूके में भी, मतलब यूके भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है और 6 लार्जेस्ट जो है एफडीआई का सोर्स है। ठीक है, तो इन दोनों के रिलेशन के बारे में ये हो गया। इसके अलावा जो अब मेन चीज़ बात कर लेते हैं स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन है। इंडिया यूके को कैसे देखता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर देखता है इंडो पैसिफिक में। क्यों देखता है, क्योंकि इनके पास नेवल फैसिलिटीज़ हैं अभी भी, मतलब बूढ़ा है लेकिन शेर है, क्योंकि बहुत समय तक के पावरफुल रहे हैं यूके, लेकिन अभी बहुत उतनी इंपॉर्टेंस रही नहीं है। लेकिन इनके पास अभी भी नेवल फैसिलिटीज़ है। कहाँ कहाँ है, ओमान में है, सिंगापुर में है, केन्या में है। ठीक है, तो ये सब ऐसे रीजन है और ऑलरेडी बहुत सारी जगह है जहाँ ब्रिटिशर्स की जो है प्रेजेंस है। कुछ कुछ आइलैंड हैं जहाँ पर इनकी प्रेजेंस है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंस होने के कारण इंडिया जो है एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर मानता है यूके को। कहाँ पर, इंडो पैसिफिक एरिया में। उसके साथ साथ यूके भी इंडिया को बहुत इंपॉर्टेंट मानता है इंडो पैसिफिक में, क्योंकि चाइना की असर्टिवनेस बढ़ गई है और इंडो पैसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया को एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर माना जाता है इस एरिया में, क्योंकि इंडिया की प्रेजेंस है डायरेक्टली। इंडिया क्या कर सकता है यहाँ पर, पीसफुल रीजन बनाने में कामयाब हो सकता है, क्योंकि इंडिया की जो डिफेंस कैपेबिलिटी है वो भी काफ़ी है। और इस डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाने में कौन मदद कर रहा है, यूके मदद कर रहा है। 2015 में एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रेटेजिक। ये सब चीज़ें इसमें नहीं दी हुई है, लेकिन जब आप लिखोगे आंसर तो आपको सिर्फ 4 चीज़ें तो नहीं ऐसा कि लिखना है, आपको लिखना तो सारी चीज़ें, सारे डायमेंशन है। तो ये डायमेंशन हो जाएगा, स्ट्रेटेजिक हो जाएगा, ट्रेड हो जाएगा। उसके बाद इंडिया की हिस्ट्री है। ठीक है, हिस्ट्री कैसे है, ऑब्वियसली यूके के साथ बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है अपना, क्योंकि ये अपन इनकी कॉलोनी रह चुके हैं, तो उसके बाद से भी इंडिया के रिलेशन अच्छे रहे हैं। सॉफ्ट पावर भी देखा जाए तो बॉलीवुड की शूटिंग होती है, जैसे कि K3 जी का ज़िक्र किया है इस आर्टिकल में। तो और डायस्पोरा और स्टूडेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा यूके में जाके पढ़ाई कर रहे हैं। तो बेसिकली अच्छा नॉलेज जो है लोगों को मिल रहा है यूके में जाके। डायस्पोरा बहुत ज़्यादा लोग जो है अपने यहाँ से जाके वहाँ जॉब कर रहे हैं, अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तो इंडिया को कहीं ना कहीं, अगर डायस्पोरा की बात करी जाए, है ना, डायस्पोरा से ऋषि सुनक का नाम याद आया। ये भी बेसिकली इंडियन ओरिजिन है, जो कि वहाँ के अब प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। समझ में आया। तो इंडिया का कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है देखा जाए तो यूके में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोनों के लिए, और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी है। ठीक है, इसके अलावा कुछ इश्यूज़ हैं जो कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में हैं। क्या क्या इश्यूज़ हैं यहाँ पर मैंने लिखे तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बार फिर भी बता देता हूँ। एक तो सबसे बड़ा इशू है जो एक्स्ट्राडिशन का इशू है। एक्स्ट्राडिशन से आपको याद आया होगा, एक आदमी है जो पैसे लेके भाग गया है, जिसका नाम विजय माल्या है, नीरव मोदी है, ये लोग सब वहीं चुप के बैठे हैं और एक्स्ट्राडिशन हो नहीं पा रहा है। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरा इशू है वो है, रिसेंटली क्या था, खालिस्तानी जो मूवमेंट था, वहाँ पर बहुत सारे प्रोटेस्टर हैं जो खालिस्तानी मूवमेंट कर रहे हैं, और वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण जो गवर्नमेंट है वो कुछ प्रोटेक्शन नहीं कर रही है, कुछ प्रोटेक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, और इंडिया की जो हाई कमीशन ऑफिस है उसके सामने ये सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। और तो थर्ड है वो बेसिकली जो पीओके के लोग हैं जो फ्री कश्मीर चाहते हैं, वो लोग भी मुस्लिम्स वहाँ पर ईजिली प्रोटेस्ट कर पाते हैं, और वहाँ वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण भी ये खालिस्तानी और कश्मीरी इशू दोनों बहुत हाईलाइट होता है। और ये जो है इशू, मेन 3 इशू हैं जो इन दोनों रिलेशन के बीच में प्रॉब्लम है। इन्होंने कहा है कि ये एफटीए साइन करना चाहते हैं यूके वाले, और इंडिया और यूके का ट्रेड बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं। एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्यों बढ़ाना चाहते हैं, बेसिकली जो ईयू जब से ब्री एग्जिट हुआ है, ब्री एग्जिट के बाद जो है जो ब्रिटेन है, यूके है, वो बहुत तेज़ी से एक्टिव हो गया है, ताकि सारी कंट्रीज़ के साथ वो एफटीए साइन कर सके। अब उनका पहले ईयू जो कंट्री के साथ एफटीए किया था, ऑटोमेटिकली ब्रिटेन भी उस कंट्री के साथ एफटीए साइन कर चुका था, लेकिन अब क्योंकि वो ब्री एग्जिट हो गया है, अब अकेला हो गया है, तो सारे कंट्रीज़ के साथ बहुत तेज़ी से एफटीए साइन करना है। और इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है, जितना ज़्यादा ट्रेड होगा उतना ज़्यादा रिलेशन अच्छा होगा। बेसिकली इकोनॉमिक्स ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है रिलेशन अच्छा होने के लिए। एक लाइन जो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, किसी के बारे में लिखना हो, कोई भी रिलेशन आए यूपीएससी के मेंस के पेपर में, इस लाइन को छाप सकते हैं। प्लीज़ इसको लिख लीजिए। To borrow a phrase from a Prime Minister Narendra Modi, there is a very much living bridge between our nations। ठीक है, तो between the our nation की जगह between जो भी आपकी कंट्रीज़ है उनकी बात कर रही है रिलेशन में, उन दोनों का नाम लिखना है और ये लाइन को छाप देना है। ये कंक्लूजन में बिल्कुल शुरू कर सकते हैं, या फिर इंट्रोडक्शन में भी ये लाइन डाली जा सकती है। इसके अलावा इस आर्टिकल में और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटिंग अ कार सेफ्टी प्रोग्राम, द हिंदू में आर्टिकल आया हुआ है, और आज का ये लास्ट आर्टिकल है। GS 3 में अगर रोड सेफ्टी के ऊपर आता है तो आप इस प्रोग्राम के बारे में मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिल्म्स के पर्सपेक्टिव से। जी बिल्कुल, इस पे क्वेश्चन आने की संभावना है, फिल्म्स के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ेंगे हम।
आपको मैं रिसेंटली 2 केस के बारे में, एग्जांपल के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। एक ऋषभ पंत का जो कार एक्सीडेंट हुआ था, जो कि क्रिकेटर हैं, और एक साइरस मिस्त्री को तो आप सभी लोग जानते होंगे, जो कि फॉर्मर CEO थे टाटा एंड सन्स के। ठीक है, तो इनकी साइरस मिस्त्री की डेथ हो गई थी क्योंकि इन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहना था, और वहीं ऋषभ पंत, उन्होंने सीट बेल्ट भी पहना था और कई सारे सेफ्टी फीचर्स उस गाड़ी में थे। और उस गाड़ी को जो है रेटिंग, कोलिजन टेस्टिंग रेटिंग जो है 5 स्टार थी। ठीक है, तो कोलिजन होने के बावजूद भी जो है कैसे पैसेंजर सेफ़ रह सकते हैं, ये टेस्टिंग डिसाइड करती है। इसी टेस्टिंग के बारे में सेफ्टी जो है रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ ने एक रोल आउट किया है इंडिजिनस स्टार रेटिंग सिस्टम फॉर क्रैश टेस्टिंग कार्स, अंडर विच व्हीकल्स विल बी असाइंड बिटवीन 1 to 5 स्टार इंडिकेटिंग देयर सेफ्टी इन कॉलिजन। ठीक है, तो एक इंडिजिनस सिस्टम डेवलप किया गया है, स्टार रेटिंग सिस्टम, किसके लिए? क्रैश टेस्टिंग के लिए। अगर 2 गाड़ियों की क्रैश करा रहे हैं, कोलिजन करा रहे हैं, तो वो कितनी डैमेज हो रही है और उसके बावजूद भी जो लोग बैठे हुए हैं उसके अंदर वो कितने सेफ़ हैं, इसके ऊपर जो है सेफ्टी के ऊपर 1 to 5 में रेटिंग दी जाती है। अगर 5 है तो मैक्सिमम रेटिंग है। जैसे कि रिसेंटली टाटा की बात करें, टाटा की गाड़ियों को 5 रेटिंग हमेशा मिलती है, मतलब उसमें जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन अगर आप किया की बात करें तो किया की गाड़ियों के जो सेफ्टी फीचर्स हैं उनको 3 स्टार जनरली मिलता है, और गाड़ियां हैं बहुत अच्छी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग टाटा ही प्रीफर करते हैं सेफ्टी फीचर्स के कारण। ठीक है, तो ये बेसिकली भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम शुरू किया है गवर्नमेंट ने, जो कि रेटिंग सिस्टम है और वॉलेंट्री है, और कब से शुरू होने वाला है? 1 अक्टूबर 2023 से। इसके पहले क्या चलता था? इसके पहले चलता था ग्लोबल NCAP, ये टूवर्ड्स ज़ीरो फाउंडेशन एक NGO प्रोजेक्ट है, जो कि UK का NGO है। बेसिकली उसने ये क्या किया था, ग्लोबल NCAP प्रोग्राम शुरू किया था, और इंडिया ने पहली बार इसमें पार्ट लिया था। सुजुकी जो ऑल्टो है अपनी, उसने पार्टिसिपेट किया था, नैनो ने किया था, फीगो ने, i10 ने, पोलो ने। सारी रेटिंग, जितनी भी ये 5 कार थी, इनको रेटिंग मिली थी 0, इवन 1 स्टार भी नहीं मिली थी। इससे जो है पता चला कि इंडिया की गाड़ियों के जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो बहुत ख़राब हैं, और गाड़ियों के कोलिजन के बाद लोगों के बचने के चांसेस बहुत कम है। 2018 में पहली बार जो है टाटा की कारों को 5 स्टार मिलना शुरू हुए, और इसलिए जो अभी रिसेंटली आप नेक्सॉन की बात करेंगे, जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार में से एक है, उसका मेन रीज़न यही है कि उनको 5 स्टार रेटिंग है, और लोगों को इन्फॉर्म्ड चॉइस करने का मौका मिल रहा है अब, क्योंकि ये ग्लोबल NCAP रेटिंग होने के बाद से। ठीक है, और सारी कंपनियों में होड़ लग गई है, वो मार्केटिंग भी इसी हिसाब से करने लग गए हैं कि हमारे पास जो ग्लोबल NCAP की रेटिंग है वो 5 स्टार है, कम से कम 4 स्टार रेटिंग होना चाहिए। और लोग भी यही देख रहे हैं कि कौन सी जो है अच्छी और सेफ़ कार है, कोलिजन हो भी जाता है तो कैसे लोगों की जान बचाई जा सके। ठीक है, तो ये ग्लोबल NCAP था, इसको चेंज करके भारत NCAP किया गया है, इसी पे आधारित है, इसी से इवॉल्व किया गया है जो इंडिजिनस स्टार रेटिंग सिस्टम है। अब बात करते हैं कि भारत NCAP है क्या। अंडर द भारत NCAP, कार्स वॉलंटरली नॉमिनेट बाय ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर विल बी क्रैश टेस्टेड एज पर प्रोटोकॉल लेड डाउन ऑन सून टू बी पब्लिश ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 197। तो बेसिकली भारत NCAP क्या है, इसमें लोग वॉलंटरली जो ऑटोमोबाइल है मैन्युफैक्चर हैं वो कार टेस्टिंग करवाएंगे, कार भेजेंगे, वहाँ टेस्टिंग होगी और फिर इनको रेटिंग दी जाएगी। ठीक है, 1 से 5 के बीच में। द प्रोग्राम इज एप्लीकेबल टू पैसेंजर व्हीकल्स विल नॉट मोर देन 8 सीट्स इन एडिशन टू ड्राइवर सीट विद अ ग्रॉस व्हीकल वेट नॉट एक्सीडिंग 3500। तो वेट 3500 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए गाड़ी का, 8+1 सीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 1 ड्राइवर का। और ये प्रोग्राम वॉलेंट्री है, इसको याद रखना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि हर गाड़ी को टेस्ट कराना है, जो गाड़ी चाहते हैं, जो मैन्युफैक्चर चाहते हैं वो टेस्ट करा सकते हैं। और ये बेसिकली गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, इंडिजिनस है। ठीक है, कार्स विल बी असाइन रेटिंग बिटवीन 1 स्टार to 5 स्टार आफ्टर बीइंग इवेल्युएटेड ऑन 3 पैरामीटर। तो 3 पैरामीटर होंगे जिस पे इवेल्युएशन होगा। कौन सा होगा? एक होगा अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन, जो अडल्ट ऑक्यूपेंट होंगे, जो अडल्ट पैसेंजर होंगे उनके प्रोटेक्शन पहला क्राइटेरिया होगा। दूसरा क्राइटेरिया होगा चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन, चाइल्ड जो है प्रोटेक्ट हो पा रहे हैं कि नहीं। और थर्ड होगा सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजीज प्रेजेंट इन द कार। मतलब सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजीज़ का मतलब क्या हो सकता है? एंटी ब्रेकिंग सिस्टम है कि नहीं, ABS जो ब्रेक बोलते हैं जो तुरंत लग जाते हैं, इसके अलावा एयर बैग्स है कि नहीं, कितने हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं। तो ये सब सारी चीज़ें इसके हिसाब से रेटिंग होगी। तो ये जो तीन इसके क्राइटेरिया हैं। अगर फर्स्ट 2 क्राइटेरिया की बात करें तो वो 3 तरीके से फर्स्ट 2 क्राइटेरिया के टेस्ट किए जाएंगे। एक तो कैसा टेस्ट होगा,
बेसिकली कार आएगी और एक डिफॉर्म जो 40% तक डिफॉर्म हो सकता है मटेरियल उसको रखा जाएगा और कार तेज़ी से कम आएगी। कितनी स्पीड से आना चाहिए? ऑलमोस्ट 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आके इससे कोलाइड करेगी। ठीक है, पहला टेस्ट इससे होगा। दूसरा अदर टेस्ट होंगे वो साइड इम्पैक्ट टेस्ट होंगे जो कि 50 किलोमीटर पर आवर से होंगे, और पोल साइड इम्पैक्ट टेस्ट होगा जिसमें कार कैसे क्रैश करेगी पोल को साइडवेज से, और वो कितनी स्पीड में होगा? 29 किलोमीटर पर आवर। इसके अलावा वैसे तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, सब आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। उसके अलावा एक और चीज़ है कि एनसीएपी है तो वॉलेंट्री, लेकिन सर्टेन केसेस में इसे कंपलसरी भी किया जा सकता है। जैसे कि अगर मान लो कि आपकी जो बेस मॉडल है वो किसी भी पॉपुलर वेरिएंट का जो बेस मॉडल है उसको टेस्ट किया जाएगा, और अगर पॉपुलर वेरिएंट की कितनी यूनिट बिक चुकी है? 30,000 यूनिट बिक चुकी है, तो गवर्नमेंट कर सकती है। उसके अलावा जो है मिनिस्ट्री जो है रिकमेंड कर सकती है मॉडल फॉर टेस्टिंग बेस्ड ऑन द मार्केट फीडबैक और इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी। तो कुछ टेस्ट गवर्नमेंट पब्लिक सेफ्टी के जो इंटरेस्ट में कर सकती है, कंपलसरी भी हो सकता है, लेकिन जनरली वॉलेंट्री ही कहलाएगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम इज़ टू हेल्प कंज्यूमर मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन बिफोर परचेसिंग अ कार। जब भी आप गाड़ी खरीदने जाएँ तो ये सेफ्टी रेटिंग्स जो हैं देख के जाएँ, ताकि आप जब भी गाड़ी खरीदें, है ना। मैं भी बहुत सोच रहा था गाड़ी खरीदने का, फिर मुझे याद आया कि मैं तो अनएम्प्लॉयड हूँ और इसलिए फिर मैंने वो प्लान छोड़ दिया। ठीक है, देयर बाय स्पेयरिंग डिमांड फॉर अ सेफर कार, इंडिया सीज नियरली 1.5 लाख रोड एक्सीडेंट फैटेलिटीज़ इन अ ईयर, अकाउंटिंग फॉर 10% ऑफ दैट ड्यू टू रोड क्रैशेज ग्लोबली विथ ओनली 1% ऑफ वर्ल्ड व्हीकल। ठीक है, तो टोटल अगर देखें तो 10% पूरी दुनिया में लोग मर रहे हैं कार क्रैशेस में, वो इंडिया के हैं, और टोटल ग्लोबली अपने पास सिर्फ 1% कार है। मतलब अपने 100 में 1 कार अपनी है, और उसमें भी जो है सबसे ज़्यादा लोग मरने वाले इंडिया में है। ये हालत हो रखी है। तो ये सेफ्टी जो है फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग हो सके इसलिए जो है ये स्टार रेटिंग लेके आ रहे हैं गवर्नमेंट। ठीक है, इंडिजिनस है। इसके पहले जो है मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, जो एनजीओ था यूके का टूवर्ड्स जीरो फाउंडेशन, उसने ग्लोबल एनसीएपी रेटिंग लाया था। ठीक है, अगर रोड क्रैशेस की बात करें तो उससे इंडिया की जीडीपी को लगभग 5 से 7% का नुकसान हो रहा है हर साल। दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस इतना ही पढ़ना है। ख़त्म। ये आर्टिकल यहीं ख़त्म होता है। आप लोगों को कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम में जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, एन्जॉय योर डे।